कि 85-15 की लड़ाई है कि संविधान में अछूतों का स्थान क्या होगा। अंबेडकर साहब चाहते थे कि जो शेड्यूल कास्ट की रिजर्व सीट है उस पर कोई सवर्ण चुनाव न लड़े। अभी क्यों नहीं मुसलमान जीत पा रहा है? क्योंकि जिस सीट पर 1.5 लाख मुसलमान है उस पर सपा भी मुसलमान दे देता है, बसपा भी दे देता है और कांग्रेस भी दे देता है। तो वोट जो है 3 जगह बढ़ जाता है। सबको सिखा दिया, वो भी सीखो नहीं। मुसलमान को तो पहले से सिखा रहे थे, सबको सिखा दिया और सबका नशा भी उतार दिया। सबको समझा दिया कि आप क्या हैं, जो संविधान ख़त्म करना चाहे, जो आरक्षण ख़त्म करना चाहे, जो पूरी मनुवादी व्यवस्था को लागू करना चाह रहे। आप किसान हो, ज़मीन छोड़ दो, 6,000 महीना ले लो हमसे और खाते रहो। जो बीजेपी को इतना लोग नाखुश हैं, बीजेपी से हर समाज का आदमी नाखुश है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक का फेसबुक पेज। मैं बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया जो है, आपने टीवी देख लिया होगा, आज एक ही खबर चल रही होगी, अखिलेश यादव ने रैली कर दी, कानून तोड़ दिए, FIR हो गया। आप सोचिए कि टीवी अखबार, यही टीवी अखबार है जो तमाम जब लॉकडाउन लगा था लोग पैदल चल रहे थे तो उनसे नहीं पूछने का कि पैदल क्यों चल रहे हैं। टीवी अखबार वही चीज़ दिखाता है जो बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाए, सूट करे। अच्छा, उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि टीवी अखबार जो है वो सबके सब मालिक सवर्ण है, उसमें जो पत्रकार है वो भी सब सवर्ण है। इक्का दुक्का बेचारा SC ST OBC का, SC तो है नहीं, ST है नहीं, OBC के लोग हैं वो अपना नौकरी बचाते हैं, मुस्लिम्स हैं वो भी अपना नौकरी बचाते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर कोई पेट नहीं चलाने वाला है। हम जैसे कुछ लोग हैं जो किसी तरह से गुजारा कर रहे हैं, वो लगातार खबरों के साथ बने हुए हैं। मेरे साथ फजील भाई हैं, आप सब जानते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं, नेता भी हैं, टीवी पर जाते भी हैं। सबसे ज़्यादा सुरेश चौहान के सुदर्शन टीवी पर जाते हैं। बहुत समझ है इनको। भारत में जाति की जिसको समझ नहीं है उसको चाहे धर्म कोई हो, अब उसमें सबसे ज़्यादा जो पीड़ित समुदाय है वो ब्राह्मण धर्म में है, जाति की वजह से। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि मेरे हाथ में नहीं था हिंदू धर्म में पैदा होना, लेकिन ये मेरे हाथ में है कि मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। अब मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ आपको? यूपी में चुनाव है। बाबा साहब ने आज से 70 साल पहले सोचा कि SC ST OBC माइनॉरिटी जातियों को कैटेगरी में तोड़ देते हैं और उन्होंने 5 कैटेगरी, 5 वर्ण व्यवस्था में 5 व्यवस्था वर्ण था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अछूत। बाबा साहब ने उसको बहुत दिमाग लगा के उसको 5 कैटेगरी में बदल दिया, SC ST OBC माइनॉरिटी और जनरल। जनरल के लोग हैं जिनको हम सवर्ण कहते हैं, जो ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, बनिया हैं, और जो OBC हैं वो सब जातियां जिसको शूद्र माना गया, कुर्मी, कोयरी, कहार, जाट, गुर्जर, मराठा, सब जिसको OBC का दर्जा दिया गया। ST ST जिसको अछूत कहते थे वो शेड्यूल कास्ट में है। और धीरे धीरे जैसे जैसे लोग पढ़ रहे हैं वो अपनी कम्युनिटी के साथ यूनाइट हो रहे हैं। यूपी में क्या हो रहा है, OBC पूरा यूनाइट हो गया है। 60% के करीब आबादी है OBC की पूरे देश में। और जैसे जैसे उसको अपने संवैधानिक हक की जानकारी मिल रही है वो सचेत हो रहा है। आप सोचिए, मुसलमान में 90% मुसलमान OBC कैटेगरी में है, 10% वहाँ जनरल कैटेगरी में है जो अशराफ मुसलमान है। उसी तरह से जनरल हिंदू जिसको कहते हैं आप, उसमें भी 90% आबादी जो है, 95% वो OBC की है, SC ST OBC मिला के है। यूपी में 20% मुसलमान है, 20% दलित हैं और 40-50% के करीब जो हैं वो OBC हैं। ये वोट जिस तरफ जाएगा सरकार उसकी बनेगी। सिर्फ अकेले मुस्लिम नहीं बना सकते हैं, मतलब ओवैसी साहब नहीं बना सकते हैं, बहन जी भी, मायावती जी भी अकेले नहीं बना सकती हैं। अगर OBC का एक मुश्त वोट अखिलेश के पास जाता है जो दिख रहा है तो वो बना सकते हैं, और योगी भी नहीं बना सकते। अगर OBC उनसे हट गया तो जनरल कैटेगरी के लोग उनको खाली वोट करेंगे, शेड्यूल कास्ट के लोग उनको वोट तो नहीं करने जा रहे हैं किसी कीमत पर, चाहे योगी जी कितना खाना खा ले। मुसलमान उनको वोट नहीं करने वाले हैं। हाँ, एक चीज़ है EVM सेटिंग। तो फजील भाई, मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया, क्या लग रहा है मुसलमान कहाँ जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो अभी वर्ण व्यवस्था पर जो हमने शुरू किया आपने बात, तो मैं उस पर ही आना चाहता हूँ। ये वर्ण व्यवस्था क्या है?
मनु ने कहा कि विराट पुरुष के मस्तिष्क से ब्राह्मण पैदा हुआ, भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुआ, जंघे से वैश्य पैदा हुआ और पैर से शूद्र पैदा हुआ। अछूत वही अब शूद्र ओबीसी SC ST को मैं आगे बोलने जा रहा हूँ। ये सब वो शूद्र तो ओबीसी था, अछूत तो शेड्यूल कास्ट के थे, तो खेल से ही बात। थोड़ा सा क्लियर करना आपको। शूद्र है अखिलेश यादव जी, क्या है? शूद्र है ना, वर्ण व्यवस्था के आधार पर क्या है? शूद्र है। और बहन जी क्या है? शूद्र है। तो दोनों तो शूद्र हैं। अब इसमें मान्यवर कांसी राम जी ने एक थ्योरी हमने उनके मुंह से सुनी थी जो सही है, लॉजिक भी सही है। अब मैं जैसे जमींदार का बीबी खाना तो बनाएगी नहीं। यदि आप हस्बैंड जमींदार है और भूस्वामी है तो उसकी बीवी खाना बनाएगी, बच्चा खिलाएगी। तो इन्होंने सोचा कि अगर हम सबको अछूत कर देंगे, सबको हम शूद्र में सबको अछूत कर देंगे तो मेरे घर का काम कौन करेगा, मेरा बच्चा कौन खिलाएगा, खाना कौन बनाएगा। तो इसलिए इन्होंने शूद्र में 2 कैटेगरी बनाई, एक सछूत एक अछूत। सछूत वो जिसको हम छुआ खा सके, वहां भी इनका अपना फायदा है। और एक को अछूत, यानी एक की मजदूरी घर के अंदर हम दे सकते हैं और एक की मजदूरी हम घर के बाहर से देंगे। जो अछूत हुआ वो शेड्यूल कास्ट हो गया और जो सछूत हुआ वो ओबीसी हो गया। ये एक बहुत क्लियर कट थ्योरी है जो मानवर कांशीराम के मुंह से मैंने। तो क्या लग रहा है ये इतने 50 साल बाद 70 साल बाद एक बार और आगे जाए। जिस तरह से मैं कहता हूँ कि कितना बड़ा धोखा है, मैं तो पूछता हूँ सभी लोगों से कि सदियों से जब से सृष्टि का सृजन हुआ तब से बच्चा जैसे आज पैदा होता है वैसे ही ना बच्चा पैदा होता होगा। मस्तिष्क से कौन बच्चा पैदा होता है, क्षत्रिय से, ब्राह्मण भुजाओं से कौन बच्चा पैदा होता है, जंघे से कौन बच्चा पैदा होता है और शूद्र कौन बच्चा पैदा होता है। चलिए हम पुरानी बातें छोड़ देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ क्या संविधान के हिसाब से जो SC ST OBC और माइनॉरिटी हैं वो आपको पहली बार एकजुट होते दिख रहे हैं? सामाजिक तौर पे उनको लग रहा है कि उनको गुलाम बना के रखा गया, अभी भी उनके संविधान में जो बाबा साहब ने प्रावधान किया वो अधिकार नहीं मिल रहा है? देखिए, जितना बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रयास किया, बाबा साहब अम्बेडकर जिस स्कूल में पढ़ते थे उस स्कूल के कुएं से पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। ये है वर्ण व्यवस्था इस देश की। हम लोग मुसलमान हैं, लेकिन हमारा भी पूर्वज, हमसे एक टीवी डिबेट पर पूछा कि बताइए कि भगवान राम आपके पूर्वज थे कि नहीं। मैंने कहा मेरे पूर्वज महाबली बाली थे, मैं बाली की पूर्वज हूँ, वंशज हूँ। मेरे पूर्वजों के साथ जुल्म हुआ है, आप क्या सुनना चाहते हो हमसे? मैंने सीधे सीधे टीवी डिबेट पर कहा कि मेरा पूर्वज महाबली बली है। लेकिन हम लोग फूले पेरियार अंबेडकर को भूल जाते हैं, लोग उन्हीं को कोट भी कर सकते। मैं नहीं, अभी वहां से शुरू कर रहे। जब बात उस समय की होती है तो उसी समय से बोलना पड़ता है। डिबेट है ये, क्योंकि आपको करोड़ों लोग सुन रहे होते हैं। तो और वो क्या करते हैं, मनुवादी पत्रकार हैं, वो लोग घेरने की कोशिश करते हैं, आपको अपनी ही बात में फंसाने की कोशिश करते हैं। पर हमें फंसना नहीं होता है, हमें अपनी लाइन भी नहीं बदलनी है। हमें अपनी हमने OBC SC ST माइनॉरिटी, ये दबे कुचले समाज की एक रेखा देश में खींच चुकी है। कोई समझे या मत समझे। अखिलेश यादव जी से भी मैंने पर्सनली कई बार इस बात को कहा कि आप आज आ गई ना बात। आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से कहा कि ये लड़ाई 80-20 की नहीं है, ये लड़ाई 85-15 की है। आ गई ना बात 85-15 पे, अभी भी रेखा खींची हुई है। आज अखिलेश यादव गर्व से छाती चौड़ी कर रहे हैं, किसके बल पर? 85 के बल पर। ये मान्यवर कांसीराम की थ्योरी थी, उन्होंने एक नई लाइन खींची थी। बाबा साहब के एक कदम आगे जा कर के, बाबा साहब के बाद मान्यवर कांसीराम ने एक कदम आगे जा कर के पूरे देश को कहा था कि 85-15 की लड़ाई है। उस समय 80-20 की लड़ाई को ये लोग बनाना चाहते थे। ये अगर मैं आपको अगर समय दें तो हम आपको पुरानी एक चीज़ बताना चाहते हैं। गोलमेज सम्मेलन, बाबा साहब अम्बेडकर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो बातें हुई थी, बाबा साहब का सिर्फ कसूर इतना था कि बाबा साहब ने ये पूछा अंग्रेजों से कि भारत में वंचितों और दलितों का स्थान क्या होगा। संविधान जो बनेगा, जिस तरह से आज़ाद आप कर रहे हो भारत को, तो उसमें अछूत का स्थान क्या होगा। इस इतनी सी बात के लिए, जिसमें मुसलमानों को जब देखा, मुसलमानों ने साथ दिया बाबा साहब का। मुसलमानों को साथ देने के लिए लोग कहते हैं जिन्ना ने नहीं, पहली बार रहमत अली खान ने पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट लाया था।
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मुसलमान और दलित एक साथ जब हो गया और बाबा साहब की बात पर जब डिक्टो कर दिया, उस दिन मीटिंग स्थगित हो गई। गोलवलकर ने दिया था बंच ऑफ थॉट्स में हिंदू राष्ट्र की कल्पना की थी। गोवलकर ने टू नेशन थ्योरी दी थी। तो वही ना, तो टू नेशन थ्योरी उसके बाद आई ना। द्वितीय गोलमेज 1937 में हिंदू महासभा के अधिवेशन में पाकिस्तान टू नेशन थ्योरी को पास किया गया, उनके अधिवेशन में पास हुआ। ये इल्ज़ाम मुसलमानों पे लगाते हैं, मुसलमान तो इसका शिकार हो गए। कह रहे हैं कि गोलमेज सम्मेलन में मुसलमान ने कहा कि मुस्लिम राष्ट्र हो। नहीं, गोलमेज सम्मेलन में नहीं कहा। अब अम्बेडकर साहब के साथ रहे कि संविधान में अछूतों का स्थान क्या होगा। अम्बेडकर साहब चाहते थे कि जो शेड्यूल कास्ट की रिजर्व सीट है उस पर कोई सवर्ण चुनाव न लड़े। आज क्या हो रहा है? सवर्ण चुनाव लड़ रहा है, तो आज क्या हो रहा है? जो रिजर्व सीट है उसके प्रतिनिधि भी खुल के SC ST की बात नहीं कर पाते। अच्छा, एक बताइए ना, क्या यूपी में मुसलमान कहाँ जाएगा इस बार? ओवैसी हैं, सपा है, बसपा है। देखिए, मुसलमान हमेशा पॉजिटिव बात करता है। किसी उनकी तो अपनी कोई पार्टी है नहीं, और जो पार्टी उनको जो कैंडिडेट ठीक लगता है। हालांकि पिछले ये मिथ पैदा की जाती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि मुसलमान बीजेपी को जो हराएगा उसी के साथ जाएगा। ऐसा नहीं है। मुसलमान कैंडिडेट भी देखता है, पार्टी भी देखता है, कई तरह से अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग होता है। इसी की वजह से मुसलमान लीडरशिप भी ख़त्म हो रही है। मेन कारण ये है, आज लोकसभा में 29 सांसद, आज़ादी के बाद कहाँ 82-85 हुआ करते थे, घटते घटते आज 29 सांसद भी नहीं रह गए। विधानसभा में आप देख लीजिए, कोई पार्टी, अरे अभी 30 लिस्ट आई है भाई साहब, 1 दर्जन मुसलमानों को टिकट है। 30 पश्चिमी उत्तर प्रदेश है ना। अब यहाँ के बाद तो सब सन्नाटा ही रहेगा। तो जहाँ संख्या है वही अलीगढ़। नहीं, हम ये कह रहे हैं, क्यों संख्या की बात कर रहे हैं? OBC वोट हमको नहीं देगा अगर हम चुनाव लड़े तो। काहे नहीं देगा? तो देना चाहिए ना। तो कितना टिकट मिलना चाहिए मुसलमान? अगर सुन लीजिए, हम कह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में 10,000 मुसलमान है, तो हमें जनप्रतिनिधि बनने का अधिकार नहीं है। अरे बिल्कुल है भाई साहब, क्यों नहीं है? तो यही चीज़ तो नहीं हो रहा है ना। तो क्या लगता है सवर्ण को ज़्यादा टिकट मिलने की क्या वजह दिख रहा है? मैंने कल आपसे लाइव में कहा था कि 30-35 सीट का नुकसान ओवैसी बीजेपी का कर रहे हैं, तो आपको भी हास्यास्पद लगा। मैं फिर आज कह रहा हूँ कि 30-35 सीट फिर नुकसान कर रहे ओवैसी साहब बीजेपी का। अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, बुलंदशहर, बरेली, फर्रुखाबाद, कन्नौज, ये 10-15 मतलब मुसलमान के अलावा और कौन वोट देगा इनको? देख लीजिए, जब सारी पार्टियां लड़ेंगी, अभी क्यों नहीं मुसलमान जीत पा रहा है? क्योंकि जिस सीट पर 1.5 लाख मुसलमान है उस पर सपा भी मुसलमान दे देता है, बसपा भी दे देता है और कांग्रेस भी दे देता है। तो वोट जो है 3 जगह बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो हार जाते हैं चुनाव। और बीजेपी इस 12 जनपदों में जहां 1.5 लाख मुसलमान हैं, इन सारी सीटों पर आप मेजॉरिटी पॉपुलेशन आप देखिए, मेजॉरिटी सीट जो है बीजेपी जीत के 35-40 सीट जाती है, जहां मुसलमान सबसे ज़्यादा है। अब बलिया में आप 1 सीट मुसलमान जीत सकता है जहां मुसलमान की आबादी नहीं है, लेकिन गाजियाबाद, फर्रुखाबाद, बुलंदशहर, बिजनौर, बरेली जैसी जगह पर मुसलमान नहीं जीत पाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? दलित समाज कहाँ जाएगा, क्या लग रहा है? देखिए, दलित समाज का अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। बहन जी के ऊपर है कि बहन जी आगे क्या निर्णय लेती हैं, किस तरह से फाइट करती हैं। वैसे अभी फ़िलहाल बहन जी चाहे जिस भी मूड में हो, दलित तो का वोट जो है मुझे ये भी दिख रहा है कि बहन जी के पास जाएगा। और कुछ सीटों पर जो मुझे रुझान दिखा है, जब मैं सर्वे कर रहा हूँ, तो वहाँ पे जो बीजेपी को इतना लोग नाखुश हैं बीजेपी से, हर समाज का आदमी नाखुश है। कोई, हम तो आप राजपूत ब्राह्मण की बात है, हम सवर्ण कुल की भी कह रहे हैं, हालांकि वो लोग वोट देंगे अलग बात है, लेकिन नाखुश सब लोग हैं। मतलब मुसलमान ओवैसी को वोट देगा, दलित मायावती को वोट देगा? बिल्कुल नहीं, ये हम नहीं कह सकते कि मुसलमान ओवैसी वोट देगा। कुछ सीटों पर दे सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं देगा, कुछ सीटों पर दे सकता है। सवर्ण वोट करेगा ओवैसी को, मायावती को, अखिलेश को? नहीं, सवर्ण तो करेगा बीजेपी को ही फिलहाल, अभी तो यही रुझान दिख रहा है। अब कांग्रेस कितना कर पाती है, कांग्रेस भी एक बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं कर सकते, पर कांग्रेस को भी। कांग्रेस किसका वोट काट रही है? बीजेपी का काटते हुए दिख रही है या सपा बसपा का वोट काटेगी? नहीं, बीजेपी का काटेगी कांग्रेस। कुछ मुसलमान का भी वोट काटेगी, कुछ सपा का भी काटेगी। तो अच्छा, OBC जो है, जो 50% है, क्या लग रहा है वो एकजुट दिख रहा है? नहीं, अभी इसमें OBC में पटेल समाज, कोयरी, कुर्मी,
इसमें कुछ परसेंटेज बीजेपी की तरफ दिख रहा है इसमें। अभी ये मत सोचिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने हुंकार भर दिया तो सारे कोयरी सपा को वोट दे देंगे। कुछ माइंडसेट भी है ना लोगों का। पिछले लगातार 40 साल से लोग मेहनत करके जो जहर भरे हैं दिमाग के अंदर, तो इतना जल्दी तो जहर निकलेगा नहीं। अब स्वामी प्रसाद मौर्य कल बीजेपी के साथ ही थे ना, आज आ गए, तो इतना जल्दी तो जहर नहीं। आम आदमी को क्या लेना देना इन सब चीज़ों से। आपने एक बार हमको जहर भर दिया तो इतना जल्दी वो खाली तो नहीं हो जाएगा ना। ऐसा तो है नहीं कि बैटरी चली गई मोबाइल बंद हो गया। ये इंसान का दिमाग है, वो बहुत सी चीज़ें सोचता रहता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से आज बातें हो रही हैं, ये तो बीच में माननीय कांशीराम साहब का तो मिशन ही छोड़ दिया लोगों ने, नहीं तो आज तक तो फैसले हो गया होता कि करना क्या है। अब तक तो लाइन खिंच चुकी होती, लेकिन ये लोग खुद ही भाग जाते हैं। चले गए थे ना पिछली बार बीजेपी के साथ, तो सारे ओबीसी के वोट को भी लेके गए थे साथ में। अब वापस आ रहा है, उनको 500 समझ में आ गया, तो आ जाएगा वोट, वापस आ जाएगा। देखिए उम्मीद तो है। उम्मीद इसलिए है कि अगर बीजेपी, एक बात बताइए, बीजेपी का सब कुछ बल्ले बल्ले होता तो आपको लगता है ये ओबीसी वाले नेता बेवकूफ़ हैं जो इधर आते? नहीं, कुछ तो हम तो कह रहे हैं कि हवा देख के ही बदले वो लोग ना। उनको उनके समाज के लोगों ने बता दिया कि हमारी चॉइस क्या है। चॉइस के आधार पर उन्होंने अपनी चॉइस बदल ली। चंद्रशेखर रावण को अगर अखिलेश लेते हैं तो ज़्यादा फायदा रहेगा या नुकसान हो जाएगा? मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत फायदा होगा उनसे, क्योंकि देखिए बहन जी और अखिलेश यादव मिलकर लोकसभा चुनाव लड़े थे, तो जब वहाँ फ़ायदा नहीं मिला तो मुझे नहीं लगता है कि चंद्रशेखर जी से। लेकिन पानी बहुत बह चुका है। जो लोग धर्म के नाम पर वोट दे रहे थे, वो रोजी रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। सबसे ज़्यादा ओबीसी के लोग बेरोजगार हो रहे हैं। पिछले 15-20 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर, अभी तो 5 साल से बीजेपी आई है, इसके पहले तो सपा बसपा में ही लड़ाई चलती थी ना। एक दूसरे पर थाने में लोग बंद कराते थे, छुड़वाते थे। जो ट्रसिल हुई, आखिर अखिलेश यादव जी को और मायावती जी दोनों मिलके भी एक बड़ा मुहाज नहीं खड़ा कर पाए। उसका कारण क्या था? लगातार 20 साल से ये लोग एक दूसरे के प्रतिद्वंदिता राजनीति किए। तो ओबीसी, तो उसकी गलती ओबीसी की थी ना। अब तो लगता है कि बीजेपी ने सुधार ना सर, लीडर्स की गलती है। इतना बड़ा वोट परसेंटेज 60% होता है दलित। लेकिन मुझे लगता है बीजेपी ने कम से कम ओबीसी को तो सुधार दिया, उनको औकात याद दिला दिया कि आप कट्टर हिंदू नहीं है, आपकी जाति है, 69,000 शिक्षक भर्ती हो, नौकरी हो। अभी जीवी पंथ का मामला, ओबीसी को तो नौकरी नहीं मिल रही है। सबको सिखा दिया, ओबीसी को नहीं। मुसलमान को तो पहले से सिखा रहे थे, सबको सिखा दिया और सबका नशा भी उतार दिया। सबको समझा दिया कि आप क्या हैं। जो संविधान ख़त्म करना चाहे, जो आरक्षण ख़त्म करना चाहे, जो पूरी मनुवादी व्यवस्था को लागू करना चाह रहे। आप किसान हो, ज़मीन छोड़ दो, 6,000 महीना ले लो हमसे और खाते रहो। ये व्यवस्था लागू करना चाह रहे ये लोग। आप समझिए बात कहाँ जा रही है। ये 3 बिल जो वापस हुआ, 3 बिल आया क्यों? इसीलिए ना कि जमीन पूंजीपति। बताइए कि एक बात बताइए कि क्या ओवैसी पर एक परसेप्शन बना हुआ है मुसलमानों के अंदर कि ओवैसी बीजेपी के आदमी हैं? जैसे अभी बहन जी के बारे में लोग कहते हैं कि उनके चुप्पी से बीजेपी को फायदा हो रहा है। देखिए, ये तो कोई भी पार्टी एक दूसरी पार्टी पर आरोप लगाती रहती है। अगर ओवैसी ना काम करे तो भी लोग कहेंगे ये हम ही कुछ ना करें, या मान लीजिए हम अपने ऊपर ले रहे हैं, अगर हम ही कुछ ना करें तो ये भी कहेंगे कि भाई हमारा कोई लीडर नहीं है, हमारी कोई बात करने वाला नहीं है। अगर हम बात करें तो भाई हम चुनाव भी तो लड़ेंगे ना, सिर्फ बात ही करेंगे क्या? सिर्फ हम आपके लिए दौड़ेंगे, सिर्फ हम आपके लिए अपना सब कुछ निछावर कर देंगे। हम विधानसभा में नहीं पहुंचेंगे, लोकसभा में नहीं पहुंचेंगे। तो कितना मुसलमानों का विधायक होना चाहिए आपके हिसाब से यूपी में? 400 में 20% मतलब कितना होगा? भाई 16% आबादी है, तो 16% तो कम से कम होना चाहिए ना। मतलब कितनी संख्या? अब मान लीजिए 403 में 16% कितना हो गया? कम से कम 60, 65, 70। तो 70, 75 तो विधायक बनते ही हैं हर साल। नहीं बनते। पिछली बार तो बहन जी ने 100 टिकट दिए थे। टिकट दिया था, जीत नहीं पाए थे वो लोग। टिकट मिलना हो गया था ना उसमें। अरे सर, टिकट तो मिल रहा है ना, जीते ना जीते तो अलग बात है। नहीं, तो टिकट दिया बहन जी ने, लेकिन जीत नहीं पाए थे लोग। अरे मिला जुला के सारी पार्टियों को मिला देंगे तो 60-65 है कि हम ये पूछना चाहते हैं कि जीते क्यों नहीं, जीत क्यों नहीं रहे? 100 सीट देने के बावजूद भी जीत क्यों नहीं रहे? अकेले सारा मुसलमान ओवैसी, अच्छा बात है, सारा मुसलमान ओवैसी को वोट कर दें तो क्या स्थिति बनेगी? सारा मुसलमान अगर ओवैसी को वोट कर दे तो कुछ सीटें तो जरूर जीत जाएंगे और आगे के लिए बेहतर हो जाएगा। नुकसान किसको होगा सबसे ज़्यादा? देखिए, एक बार घर बनाने के लिए घर गिराना पड़ता है। घर गिराना, अगर नया घर बनाना है तो घर गिराना पड़ेगा, पुराना जर्जर मकान जो है।
तो आपको एक बार तो आना ही पड़ेगा सामने। यदि आप लोकसभा और विधानसभा में नहीं पहुंच पाते हैं तो आप जिंदगी में सड़क पर लड़ते लड़ते मर जाएंगे, कोई पूछने वाला आपको नहीं है। अच्छा, सारा शेड्यूल कास्ट का वोट भी मायावती को मिल जाए तो कितनी सीटें जीत पाएंगी? नहीं, जीतते थे। 29 MLA बना लिया था उस समय, मनोहर कांसीराम जी MP बना लिया था सिर्फ शेड्यूल कास्ट के वोट पर। ऐसा नहीं है, बहुत सी सीटों पर शेड्यूल कास्ट ने, और इतना बड़ा खड़ा किया। पहले शेड्यूल कास्ट साथ में था उनके, उसके बाद 8% यादव आया। उत्तर प्रदेश में पहली बार सरकार बनी में दोनों को मिला करके। तो कश्मीर में बना लिया MLA, पंजाब में MLA बना लिया, बिहार में MLA बना लिया, उत्तर प्रदेश में तो सरकार बना लिया, कर्नाटक में बना लिया। तो मनोहर कांसीराम ने जो मिशन खड़ा किया था, उस मिशन में पूरा OBC मुसलमान 85, आज लोग बात कर रहे हैं, किसका नारा है? मनोहर साहब का नारा है ना 85। अच्छा, सारे सवर्ण भी वोट दे दे बीजेपी को तो अभी खेल नहीं बनता है ना। बीजेपी तो कहीं नहीं है यदि OBC ना साथ दे तो। और बहन जी को निर्णय लेना पड़ेगा ना। बहन जी जो लगातार 3 बार 4 बार बीजेपी के साथ चली गई, इसकी वजह से 100 क्या 200 टिकट दे दे तो भी मुसलमान विश्वास नहीं करता है। देखिए, राजनीति में सारी चीज़ विश्वास की होती है। यदि आपका विश्वास खत्म हो गया तो सब कुछ खत्म हो गया, समझ लीजिए। ये पूरी बातचीत कैसी लगी आपको तो जरूर बताइएगा। मेरी एक राय है, इस देश में, ध्यान से सुनिएगा उसके बाद अपनी राय दीजिएगा। इस देश में अगर कोई जैसे ओवैसी हैं तो दलित भी, पिछड़ा भी और जनरल भी कहता है कि अरे, आदिवासी भी कहता है अरे ये तो मुसलमान की पार्टी है, उसको वोट नहीं देता है जब तक गठबंधन ना हो। ठीक उसी तरह से कोई शेड्यूल कास्ट जैसे BSP है, उसको OBC भी वोट नहीं करता है और जनरल भी नहीं करता है, कहता है कि अरे ये तो दलितों की पार्टी है। अखिलेश यादव की पार्टी हो या लालू यादव की पार्टी हो, उसको जनरल वोट नहीं करता है, वो कहता है कि अरे ये पिछड़ों की पार्टी है, यादव की पार्टी है। लेकिन फिर ध्यान देखिए, मुसलमान जो है बीजेपी के अलावा सबको वोट करता है, सब पार्टी को। शेड्यूल कास्ट के लोग जो है वो बीजेपी को भी वोट करते हैं, कांग्रेस को भी वोट करते हैं, मायावती को भी वोट करते हैं, अखिलेश यादव की वोट करते हैं। पिछड़ा समाज जो है वो भी सबको वोट करता है। वो दलितों, BSP को भी वोट कर देगा गठबंधन हो तो, ओवैसी को भी कर देगा गठबंधन हो तो, और बीजेपी को तो वो मुफ्त में देता है। लेकिन सवर्ण समाज एक ऐसा समाज है जो सिर्फ और सिर्फ सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियों को वोट करता है। पहले वो कांग्रेस को देता था, जब उसको लगा कि अब हमारे पास मजबूत घर बीजेपी आ गया, हार्डकोर कट्टर सनातनी, तो वो अब बीजेपी को वोट करता है। ऐसे में मैं फिर कह रहा हूँ कि जब तक शेड्यूल कास्ट, माइनॉरिटी, मुस्लिम, दलित और पिछड़ा ब्राह्मण कैंडिडेट को भी नहीं देता। यदि सपा बसपा ब्राह्मण कैंडिडेट को भी टिकट दे देती है, OBC SC ST मुसलमान के वोट से ही वो जीतता है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में जो जातिवाद का जहर दिमाग में भरा है, अगर उसमें भी अगर SC ST OBC और माइनॉरिटी एक साथ नहीं आते हैं तो बीजेपी के पास EVM है, संसाधन है। सोचिए 18 जिलों में SP कलेक्टर ठाकुर साहब हैं। आज समाजवादी पार्टी पर FIR हो जाता है, रैली क्यों कर रहे हैं? चलिए, आप लोग बताइए, आप लोग को क्या लगता है, क्या बिना बहुजन बने इस देश में बहुजनों की, मूल निवासियों की सत्ता होगी? मुझे नहीं लगता है। SC ST OBC माइनॉरिटी जब तक एकजुट नहीं होगा, इनकी सत्ता नहीं आने वाली है। क्योंकि जाति और धर्म जो है, जाति कभी जाति नहीं है। OBC के लोग अभी उतने एकजुट नहीं हुए जो आपको दिख रहा है। शेड्यूल कास्ट के लोग एकजुट हैं लेकिन उनकी संख्या 20% है। मुस्लिम एकजुट है लेकिन उनकी संख्या 20% है। आदिवासी एकजुट है लेकिन वो 7-8% है। तो अकेले तो कोई नहीं बना सकता है यहाँ पर। और OBC एकजुट है नहीं। तो जब तक SC ST OBC माइनॉरिटी एकजुट नहीं होता है, मेरे हिसाब से बीजेपी का पलड़ा भारी रहेगा। और ये तमाम नेताओं को सोचना पड़ेगा। नेता सोचे न सोचे, आम SC ST OBC माइनॉरिटी को सोचना पड़ेगा, जिसके बच्चे को कॉलेज यूनिवर्सिटी में मारा जा रहा है, जिसकी नौकरियां नहीं मिल रही है। और जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग नौकरियों में हैं, राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि तुम नौकरी पा तो लोगे आरक्षण से, लेकिन सम्मान से तुम नौकरी कर नहीं पाओगे, क्योंकि जाति कभी जाति नहीं है। पूरी बातचीत कैसी लगी, आपकी क्या राय है? आपकी राय भी बहुत महत्वपूर्ण है, कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको ठीक लगे तो। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।